बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर का, जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स है। और ये जो पेपर है स्टूडेंट, ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है और 2025 का जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा वो इसी मॉडल पेपर के मुताबिक होगा। स्टूडेंट यहाँ पर जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है नेशनल बुक फाउंडेशंस की, जो कि करिकुलम 2022 टू 2023 पर बेस है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन बी है उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट जो सेक्शन बी होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 पर मुश्तमिल होता है और क्वेश्चन नंबर 2 के आगे 9 पार्ट्स होते हैं और जो चॉइस होती है वो हर पार्ट्स में गिवन होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। इसी तरीके से पार्ट 2 में भी 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है। तो पार्ट 1 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि इफ 125 पावर 1/3 इंटू 25 पावर 1/2 प्लस 64 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 8 पावर 2/3 होल पावर -2/3। तो इस एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उनको यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे टर्म है वो है 125 पावर 1/3 है। तो अगर हम 125 को एक्सपोनेंशियल में लिखें यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो ये 5 पावर 3 होता है, क्योंकि 5 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 125 होता है। इसी तरीके से 25 पावर 1/2 है तो 25 को एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिखते हैं तो इसको हम 5 स्क्वायर लिखेंगे और जो पावर में 1/2 है उसको एज इट इज लिखेंगे। और 64 पावर 2/3 है तो 64 को हम 4 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 होता है। और पावर 2/3 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई बाई 6 को हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस लास्ट टर्म में 8 पावर 2/3 है तो 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 8 आता है। तो 2/3 एज इट इज आएगा, होल पावर -2/3 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता है कि बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो फर्स्ट टर्म के अंदर 5 पावर 3 होल पावर 1/3 है, तो इट मींस कि 1/3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 5। इसी तरीके से 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 5 प्लस 4 पावर 3 होल पावर 2/3 है तो 2/3 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल होंगे तो 4 स्क्वायर रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 6 एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे 2 पावर 3 को अगर 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 और 3 कैंसिल होंगे, 2 स्क्वायर रह जाएगा और होल पावर -2/3 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 5 25 प्लस 4 स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16। 4 स्क्वायर मींस के 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 पावर 2 को आप 2 स्क्वायर को हम 4 लिख सकते हैं, होल पावर -2/3 आएगा। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 प्लस 16, 6 क्या होता है, 6 6 36, 3 कैरी गया, 6 1 6 प्लस 3 96 प्लस 4 होल पावर -2/3 आ जाएगा।
अब अगर इनको हम लोग ऐड करते हैं 25, 96 और 4 को, तो ये 125 पावर -2/3 आएगा। तो 25 को आप 5 क्यूब लिख सकते हैं और पावर -2/3 एज इट इज आएंगे, तो ये 3 और 3 कैंसल, तो ये 5 पावर -2 आएगा। तो 5 पावर -2 को 1/5 स्क्वायर भी लिखा जाता है। जब भी नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं किसी नंबर को, तो उसका साइन चेंज होता है। तो 1/5 स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1/25 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसी पार्ट का सेकंड पार्ट है, यानी पार्ट 1 का जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है वो है इफ x इज इक्वल टू 139, set y is equal to 357 and set z is equal to 3, 5, 7, 9, 11, then using Venn diagram prove that x union bracket y intersection z is equal to x union y intersection x union z। यानी आपने वेन डायग्राम के जरिए इस आइडेंटिटी का प्रूफ करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा इश्यू होता है वो वेन डायग्राम बनाने का होता है। तो जब भी हम किसी सेट्स की वेन डायग्राम बनाते हैं, तो जिन सेट्स की हमने वेन डायग्राम बनानी होती है, तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि उन सेट्स का आपस में रिलेशन क्या है। जो दो सेट्स का रिलेशन होता है वो 3 टाइप्स का रिलेशन हो सकता है। किसी भी दो सेट्स में जो रिलेशन होता है वो इन 3 टाइप में से एक टाइप हो सकती है। फर्स्ट जो रिलेशन हो सकता है दो सेट्स का, वो ये हो सकता है कि वो दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स हो सकते हैं, यानी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। सेकंड जो पॉसिबल रिलेशन है बिटवीन टू सेट्स, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट है। और थर्ड जो पॉसिबल रिलेशन है वो ये है कि दो सेट्स में जो रिलेशन हो सकता है वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। यानी अगर सबसेट्स हो तो फिर वेन डायग्राम हमने कैसे बनानी है, डिसजॉइंट सेट हूं तो फिर वेन डायग्राम कैसे बनानी है, और ओवरलैपिंग सेट्स हूं तो वेन डायग्राम कैसे बनानी है। सबसेट कहते हैं, लेट्स सपोज दो सेट्स हैं, एक सेट x है दूसरा सेट y है, तो x जो होगा वो सबसेट होगा y का अगर x का हर एलिमेंट y में मौजूद होगा। यानी इफ each and every element of x belongs to y, then set x will be a subset of set y। जैसे मैं अगर लेट्स सपोज सेट x ले लेता हूं 1 and 2 और सेट y ले लेता हूं 1, 2, 3, तो अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि सेट x का हर एलिमेंट सेट y से बिलोंग कर रहा है। तो इन मीन्स के सेट x जो होगा वो सेट y का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। और अब ये जो सिंबल है ये सबसेट्स का सिंबल है। और सेकंड जो टाइप है रिलेशंस की वो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी इफ देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन y and x, then such a sets are called disjoint set। जैसे मेरे पास लेट्स सपोज आप मेरे सेट x है 1, 2 है और सेट y है 3 and 4 है, तो सेट x और सेट y जो होंगे वो डिसजॉइंट सेट होंगे क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। और थर्ड टाइप है ओवरलैपिंग सेट्स की। ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं? ओवरलैपिंग सेट दो सेट ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे अगर उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो और कुछ एलिमेंट्स कॉमन ना हो। यानी इफ टू सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स। जैसे लेट्स सपोज अगर हम सेट x ले लेते हैं 1 and 2, सेट y ले लेते हैं 2 and 3, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, यानी दोनों ना x y का सबसेट है ना y x का सबसेट है, लेकिन दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, यानी दोनों में 2 कॉमन है, तो फिर x और y क्या कहलाएंगे? ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। अब हमने इन सेट्स की यानी इस आइडेंटिटी को प्रूव करने से पहले इन सेट्स को हमने इनके लिए वेन डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेट x, सेट y और सेट z में क्या रिलेशन है। तो सेट x आपके पास है 1, 3, 9 है और सेट y है 3, 5, 7 है। तो इसका मतलब ये है कि सेट x और सेट y में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, यानी 3 कॉमन है दोनों में,
तो इट मींस कि ये दोनों ओवरलैप सेट्स हैं। इसी तरीके से सेट y और सेट z में क्या रिलेशन है, तो सेट y में जो एलिमेंट्स हैं वो है 3 5 7 है, सेट z में जो एलिमेंट्स हैं वो है 3 5 7 9 11 है। तो इट मींस कि सेट y के सारे एलिमेंट्स सेट z के अंदर मौजूद है, तो इट मींस कि सेट y इज अ सबसेट ऑफ सेट z है। इसी तरीके से सेट x और सेट z में क्या रिलेशन है, तो सेट x में जो एलिमेंट्स है 3 और 9 ये मौजूद है सेट z के अंदर 3 और 9, लेकिन सेट x का 1 सेट z में मौजूद नहीं है, बिलोंग नहीं करता है सेट z से 1। तो इट मींस के सेट x और सेट z जो होंगे वो ओवरलैप सेट होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जहां पे y जो है वो सबसेट है z का, और बाकी x और y भी ओवरलैप सेट है और x और z भी ओवरलैप सेट है। तो इट मींस कि हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे इनके लिए, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए याद रखना है कि सबसे पहले जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके लिए एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, और ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी। और क्योंकि हर सेट का कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट होता है, अगर गिवन हो तो ठीक है, नहीं भी गिवन हो तो फिर भी आपने यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल लाजमी बनानी है। तो इन सेट्स का भी कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट लाजमी होगा, तो उसके लिए हम ये रेक्टेंगल बनाएंगे। अब हमें पता है कि सेट y जो है वो सेट z का सबसेट है, तो हम पहले सेट z बनाते हैं और सेट z के इनसाइड यानी सेट z को हम सर्कल की फॉर्म में शो करेंगे, और इसके अंदर हम सेट y को बनाएंगे क्योंकि सेट y जो है वो सेट z का सबसेट है। तो इट मींस कि सेट z के अंदर सेट y का सर्कल बनाएंगे। अब सेट y में जो एलिमेंट्स हैं आपके पास वो कौन से हैं, 3 है, 5 है और 7 है, ये y के अंदर आ जाएंगे, यानी इस रेड सर्कल में आ जाएंगे। और इस रेड सर्कल से बाहर z के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, 11 और 9 आ जाएंगे। तो दैट विल बी सेट y एंड सेट z के लिए अब वेन डायग्राम हो गई। अब हम देखेंगे सेट x जो है वो सेट y का भी ओवरलैप सेट है और सेट z का भी ओवरलैप सेट है। जब ओवरलैप सेट हो तो हमने सर्कल इस तरीके से बनाना है कि सम रीजन यानी कुछ रीजन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो अब क्योंकि सेट x सेट y और सेट z दोनों का ओवरलैप सेट है, तो हम इस तरीके से सेट x के लिए सर्कल बनाएंगे कि कुछ रीजन सेट y का भी सेट x में आ जाए और फिर सेट z का भी सेट x में आ जाए, और सेट x में जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं उस नॉन कॉमन रीजन में हम लिखेंगे। जैसे सेट x का 1 जो है वो सेट y में भी नहीं है, सेट z में भी नहीं है, तो इसको हम नॉन कॉमन रीजन में लिखेंगे। सेट z और सेट x में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है 3 और 9 है, तो ये 3 और 9 जो है वो सेट z में आ जाएंगे, सेट z और सेट x के कॉमन रीजन में आएंगे। जबकि सेट x और सेट y में सिर्फ 3 एलिमेंट कॉमन है, तो इसमें हम ये जो कॉमन रीजन है बिटवीन x एंड y, इसमें हम जस्ट 3 लिखेंगे। अब हम जरा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x यूनियन y इंटरसेक्शन z है इस आइडेंटिटी की। तो पहले हम जरा y इंटरसेक्शन z वाला जो रीजन है उसको हाईलाइट करते हैं कि इस वेन डायग्राम के अंदर y इंटरसेक्शन z के लिए कौन सा रीजन होगा। अब सेट्स के ऑपरेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि इंटरसेक्शन क्या होती है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो इसका मतलब है जब y और z की इंटरसेक्शन लेंगे तो हम y और z का जो कॉमन रीजन है उसको शेड करेंगे, और लेट्स सपोज उस कॉमन रीजन को मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं। तो y और z में कॉमन रीजन जो होगा वो y होगा, क्योंकि y सबसेट है z का, यानी y जो है वो z के इनसाइड आ रहा है। तो इसका मतलब है जो y है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये कॉमन रीजन है बिटवीन y एंड z। अब हमने इस y इंटरसेक्शन z की यूनियन लेनी है किसके साथ, सेट x के साथ। तो इट मींस कि जब भी दो सेट्स की यूनियन लेते हैं तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब है हम यहां पर जो सेट x का रीजन होगा और सेट y इंटरसेक्शन z का जो रीजन होगा, इन दोनों रीजन्स को हम शेड करेंगे। तो y इंटरसेक्शन z का रीजन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाला है, और सेट x जो होगा वो सारा ये सर्कल जो सेट x के लिए हमने सर्कल बनाया
ये सारा होगा, तो इट मींस कि इस सारे को हमें क्या करना होगा, शेड करना होगा। तो दैट विल बी द लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये आपके पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी इस आइडेंटिटी की। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है, तो राइट हैंड साइड में भी सेम फिगर बनाएंगे और उसको शेड करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या दोनों जो शेडेड रीजन है दोनों फिगर्स में वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, उसके बाद सेट Z बनाएंगे और सेट Z के इन साइड कौन सा सेट बनाएंगे, सेट Y बनाएंगे। और सेट Y में जो एलिमेंट्स है 3, 5, 7 और 11 और 9, इसके अलावा सेट Z में आ रहे हैं तो Y में नहीं आ रहे हैं, तो Y से बाहर और Z के इन साइड लिखेंगे। और फिर जो सेट X में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम लोग इसी तरीके से जिस तरीके से पहले हमने बनाई थी फिगर उस तरीके से बनाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड हमारे पास है x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z है। तो पहले हम x यूनियन y का रीजन शेड करेंगे, तो x यूनियन y में कौन सा रीजन आएगा उसको हम जहां पे हाईलाइट करेंगे। फिर हम देखेंगे x यूनियन z में कौन सा रीजन आता है उसको हम हाईलाइट करेंगे और फिर दोनों की क्या ले लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे x यूनियन y और इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो इसमें कौन सा रीजन आ रहा है ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले x यूनियन y में जो रीजन आएगा उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x यूनियन y में x के भी सारे एलिमेंट आएंगे, y के भी सारे एलिमेंट आएंगे। तो इस मींस कि जो सेट x है, ये वाला सेट x है, इसको भी हमने हाईलाइट करना है और जो सेट y है इसको भी हमने हाईलाइट करना है। इसी तरीके से जो y यूनियन z है इसको हम लेट्स सपोज वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x यूनियन z है, तो सेट x के भी जो सेट x के लिए जो सर्कल बनाए उसको भी हमने वर्टिकल लाइन लगानी है और सेट z के ऊपर भी लगानी है। तो ये सेट x है तो इसके ऊपर वर्टिकल लाइन लगाएंगे और ये सेट y z है तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। अब इन दोनों की हम इंटरसेक्शन लेंगे, यानी x यूनियन y और x यूनियन z में। तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन में कॉमन रीजन आता है, यानी कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जिस रीजन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों एग्जिस्ट कर रही है वो कॉमन रीजन होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो इट मींस के इस सेट y के अंदर दोनों लाइन आती है तो इसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। और इसके अलावा ये जो सेट x है इसके अंदर भी दोनों लाइंस मौजूद हैं, यानी वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है, तो इसको हम शेड करेंगे। तो हमारे पास ये वाला जो रीजन होगा, ये शेडेड रीजन होगा, दैट विल बी x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। अब हमें नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड को अगर कंपेयर करें तो दोनों में सेम रीजन शेड हुआ है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनाकर हम लोग इस आइडेंटिटी का क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब पार्ट 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके सामने मैंने जहां पे लिखा हुआ है। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द अटैच्ड फिगर शोज द पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। स्टेट द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए फ्रॉम बी फ्रॉम सी एंड सी फ्रॉम बी। स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चंस के अंदर ही एक फिगर बनाई हुई है और इस फिगर के ऊपर हमें 3 पॉइंट नजर आ रहा है। पॉइंट ए नजर आ रहा है, पॉइंट बी नजर आ रहा है और पॉइंट सी नजर आ रहा है। अब आपसे कह रहा है कि इसकी बेरिंग को स्टेट करें। पहली बेरिंग हमने क्या बतानी है, बी फ्रॉम ए क्या बेरिंग होगी, ए फ्रॉम बी क्या बेरिंग होगी, बी फ्रॉम सी क्या बेरिंग होगी एंड सी फ्रॉम बी क्या बेरिंग होगी। ये 4 बेरिंग एंगल्स हमने बताना है। तो इसकी बेरिंग को स्टेट करने से पहले हम जरा देखते हैं कि बेरिंग एंगल्स कहते किसको हैं और बेरिंग एंगल्स की डेफिनेशन क्या होगी। तो बेरिंग इज एन एंगल, यानी जो बेरिंग एंगल है इसकी डेफिनेशन होगी कि बेरिंग इज एन एंगल
expressed in 3 digits, in 3-digit number, which measured in clockwise, measured in clockwise from नॉर्थ। यानी बेरिंग एक ऐसा एंगल होता है जिसको हम 3 डिजिट नंबर में एक्सप्रेस करते हैं और जो कि मेजर किया जाता है फ्रॉम क्लॉकवाइज, जो कि मेजर किया जाता है फ्रॉम नॉर्थ और क्लॉकवाइज में मेजर किया जाता है। एक्चुअली स्टूडेंट बेरिंग होते क्या है कि जब किसी लेट्स सपोज आप एक एग्जांपल से इस बात को समझें कि जहां से आपने जाना है, लेट्स सपोज आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, तो इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए आपको 2 चीजों का मालूम होना जरूरी होता है टू अचीव योर डेस्टिनेशन, यानी आपकी डेस्टिनेशन क्या है, लाहौर है। उसके लिए पहली चीज ये मालूम होनी चाहिए कि इस्लामाबाद टू लाहौर डिस्टेंस कितना है। दूसरी चीज ये मालूम होनी चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे तो लाहौर पहुंचेंगे, यानी आपकी डायरेक्शन, आपकी सिमत का मुतय्यन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो डायरेक्शन है फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, ये क्या कहलाएगी, बेरिंग ऑफ लाहौर फ्रॉम इस्लामाबाद कहलाएगी। यानी अगर लेट्स सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, मैंने पॉइंट ए से बी तक जाना है, तो मुझे पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए 2 चीजों का पता होना जरूरी होता है। एक पॉइंट ए से बी तक डिस्टेंस कितना है और दूसरी क्या चीज है कि पॉइंट ए से बी की तरफ जो डायरेक्शन है वो क्या बनती है। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए हम यहां पर जो कार्डिनियल डायरेक्शंस हैं, जैसे आपके पास ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, ये ईस्ट होता है और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। हमने नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट की जो डायरेक्शंस हैं इनका सहारा लेना होता है। अब लेट्स सपोज मैं ये फाइंड करना चाहूं कि बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, यानी बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए क्या है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ए के ऊपर एक नॉर्थ के अलोंग, यानी ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा, किसके अलोंग, नॉर्थ के अलोंग ड्रा करना होगा। और फिर क्या करना होगा कि ए और बी को आपस में एक लाइन के जरिए कनेक्ट करना होगा, ज्वाइन करना होगा। अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड करूं फ्रॉम नॉर्थ टू द लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ए एंड बी, यानी वो एंगल हमें फाइंड करना होगा जो नॉर्थ से किसकी तरफ हो, उस लाइन की तरफ हो जो पॉइंट ए और बी को कनेक्ट कर रही हूं, और वो जो एंगल है वो किस में होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी घड़ी की सिमत जिस डायरेक्शन में जा रही है, वॉल क्लॉक की सिमत, जो वॉल क्लॉक की जो सुई होती है वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में हमने एंगल बनाना है। तो मैं अगर नॉर्थ से एक एंगल ड्रा करूं क्लॉकवाइज टू द कनेक्टिंग लाइन ऑफ ए एंड बी, तो ये जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी द बेरिंग एंगल ऑफ बी फ्रॉम ए, यानी ये क्या कहलाएगा, बेरिंग एंगल कहलाएगा फ्रॉम बी टू ए। अगर हमने ये फाइंड करना हो कि बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, यानी बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी क्या होगा, इसका मतलब होगा कि बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए क्या हुआ हमारे पास, वो हुआ एंगल एन ए बी हुआ, एंगल एन ए बी। अगर लेट्स सपोज यहां पे थीटा 50 डिग्री है तो फिर ये जो बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए क्या होगा, 50 डिग्री होगा। इसी तरीके से अगर मैं बेरिंग ऑफ बी ए फ्रॉम बी फाइंड करूं तो इसका मतलब है कि बी से आपने ए की तरफ आना है। अब बी से ए की तरफ आना है तो उसके लिए हमें बी के ऊपर नॉर्थ के अलोंग एक लाइन ड्रा करनी होगी, यानी परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा अलोंग नॉर्थ ऑन बी। अब हमने क्या करना होगा, इस नॉर्थ से हमने उस लाइन के ऊपर जो कनेक्ट कर रही है और ए और बी को, उसके ऊपर एक एंगल ड्रा करना होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है, तो दैट एंगल विल बी द बेरिंग ऑफ बी ऑफ ए फ्रॉम बी होगा।
यानी लेट्स सपोज अगर ये एंगल 170 डिग्री यानी थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं 200 डिग्री हो, तो इसका मतलब है कि बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी किसके इक्वल होगा, NBA होगा। यानी एंगल NBA को याद रखना है कि आपने क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा ये एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज नॉट बेरिंग होगा, ये बेरिंग नहीं होगा। बेरिंग हमेशा नॉर्थ से ड्रॉ किया जाता है और क्लॉकवाइज वाइज डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है, और किसकी तरफ ड्रॉ किया जाता है, उस लाइन की तरफ ड्रॉ किया जाता है जो दोनों पॉइंट्स को यानी ए और बी को आपस में क्या करती हो, ज्वाइन करती हो। अब आपने यहां पर बेरिंग फाइंड करना है, जो फिगर गिवन है उसमें जो पॉइंट्स है 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, इनकी बेरिंग फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट में उसने क्या कहा हुआ है कि बी फ्रॉम ए, यानी आपने बेरिंग फाइंड करना है बी से ए की तरफ, ए से बी की तरफ, यानी हमने ए से बी जाना है, तो ए से बी की तरफ बेरिंग क्या होगा, वो होगा एंगल NAB होगा। यानी ये जो ए आएगा ये सेंटर में आएगा, यानी ए इसका वर्टेक्स बनेगा, ए जो बनेगा वो वर्टेक्स ऑफ एंगल बनेगा। तो इसका मतलब है एंगल NAB आपको यहां पर ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है 40 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि एंगल NAB दिस इज 40 डिग्री, सो बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A इज 40 डिग्री। यानी अगर हमने B की तरफ जाना है A से, तो हमें 40 डिग्री का टर्न लेना होगा टू द नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी नॉर्थ से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 40 डिग्री का अगर टर्न ले ले तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे, बी पे पहुंच जाएंगे। अब सेकंड आपने फाइंड करना है ए फ्रॉम बी, यानी इसका मतलब है कि अब आपने बी से ए की तरफ आना है। तो बी से ए की तरफ आने के लिए देखें आपने बी बेरिंग ड्रॉ करना है बी के ऊपर, तो सबसे पहले हम बी के ऊपर एक नॉर्थ पोल ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ होगा। अब इस बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए फ्रॉम बी करने के लिए हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, यानी दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल नहीं होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में नहीं लिया जाता है, बेरिंग को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। अब अगर इसके लिए मैं इस लाइन ए बी को, यानी जो ए और बी को कनेक्ट कर रही है, इसको आगे अगर एक्सपेंड कर दूं, तो अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 40 डिग्री होगा। और हमें पता है कि ये वाला एंगल यहां से लेकर यहां तक, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका मतलब होगा कि बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी किसके इक्वल होगा, एंगल NBA, एंगल NBA होगा। और ये किसके इक्वल होगा, यहां से लेकर यहां तक क्या है 40 डिग्री है, प्लस और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है 180 है, क्योंकि कोई भी लाइन हो उसका एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री होता है। ये लेट्स सपोज एक लाइन है, अगर मैं इसका एंगल ड्रॉ करना चाहूं फ्रॉम A टू B, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री है। तो ये जो आपके पास कनेक्टिंग लाइन है ए एंड बी, जिसको हमने आगे प्रोड्यूस किया, ये भी एक लाइन है, तो इसका एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो 180 को हम लोग ऐड करेंगे 40 में, तो दैट विल बी बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी आ जाएगा। तो ये 0 to 220 डिग्री, यानी ये जो बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए फ्रॉम बी जो है, ये वाला सारा किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास 220 डिग्री आ गया। इसी तरीके से अब आपने नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी, यानी बी फ्रॉम सी, दिस इज बेरिंग किसके इक्वल होगा, एंगल NCB के इक्वल होगा। तो एंगल NCB फाइंड करते हैं, तो इसका मतलब है C के ऊपर, ये जो पॉइंट C ये वाला, इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक नॉर्थ पोल ड्रॉ करना है। लेट्स सपोज दिस इज नॉर्थ पोल। अब हमने इसका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो हम पहले देखेंगे कि B और C को कौन सी लाइन कनेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन कनेक्ट कर रही है। तो इसमें ये वाला जो बेरिंग एंगल होगा फ्रॉम दिस नॉर्थ पोल टू द लाइन कनेक्टिंग B एंड C इन क्लॉकवाइज,
तो दैट विल बी द बेरिंग एंगल। हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि पहले हम चेक करेंगे कि ये इस लाइन को मैं अगर आगे प्रोड्यूस करूं तो मैं ये चेक करूंगा कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, यानी यहां से लेकर यहां तक। तो अब यहां पे देखें कि ये वाला एंगल हमें गिवन है, ये यहां से यहां तक एंगल कितना है 40 डिग्री है, ये एंगल कितना है 30 है। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये क्या आएगा 70 डिग्री। तो इसका मतलब है अगर ये 70 डिग्री है तो फिर ये भी क्या होगा 70 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल और जो लाइन कनेक्टिंग ए एंड सी है दैट विल बी 70 डिग्री। तो इट मींस कि ये 70 डिग्री होगा और यहां से लेकर यहां तक ये वाला एंगल ऑलरेडी गिवन है, ये किसके इक्वल है 40 डिग्री के इक्वल है। और ये वाला एंगल क्योंकि ये एक लाइन है ए सी और लाइन का एंगल हमेशा क्या होता है 180 होता है। तो इट मींस कि अगर इन तीनों एंगल्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो एंगल NCB आ जाएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये 40 प्लस 180 प्लस क्या आ जाएगा 70, तो ये 0 0 0, तो 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 4 19, 1 कैरी गया। तो 290 डिग्री विल बी द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। स्टूडेंट एक और बात थी कि मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई है इसमें हमने ये कहा हुआ था कि बेरिंग एंगल्स को हमेशा 3 डिजिट में हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहला बेरिंग आ गया है बी फ्रॉम ए, ये 2 डिजिट में आ रहा है, तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए हम 0 इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे खुद ही से लगाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 अगर 4 के लेफ्ट साइड पे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसी तरीके से थर्ड हमने जो बेरिंग फाइंड करनी है वो सी फ्रॉम बी करनी है। तो सी फ्रॉम बी करने के लिए हमें एंगल NBC चाहिए, यानी हमें एंगल कौन सा चाहिए NBC चाहिए। तो आइए देखते हैं कि एंगल NBC क्या होगा। NBC ये आपके पास पॉइंट बी है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी द बेरिंग ऑफ C फ्रॉम B होगा, यानी जो कनेक्ट कर रही है लाइन पॉइंट बी और सी को वो ये वाली लाइन है। तो नॉर्थ पोल से इस लाइन पे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा दैट विल बी दिस एंगल। हमने इस एंगल को क्या करना है, इस एंगल को फाइंड करना है कि ये एंगल किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए आप एक और भी आपके पास मेथड है तो वो आप चेक भी कर सकते हैं। अब इसके लिए देखें आपके पास ये जो सारा एंगल था, ये सारा एंगल किसके इक्वल था 220 के इक्वल था, यानी एंगल NBA ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास 220 के इक्वल आ गया। हमें ये वाला एंगल चाहिए, यहां तक ये वाला एंगल चाहिए। तो इसके लिए अगर हम लोग और ये एंगल हमें गिवन है यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना है 110 है। तो इसका मतलब है 220 में से अगर 110 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बेरिंग एंगल आएगा C फ्रॉम B का। तो ये आपके पास 0 1 1 आएगा। तो इट मींस के 110 डिग्री विल बी द बेरिंग ऑफ C फ्रॉम B होगा। तो ये आपके पास ये वाला जो एंगल होगा जिसको मैं यहाँ पे अगेन ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 110 डिग्री होगा। तो ये बेरिंग ऑफ C फ्रॉम B होगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है पार्ट 2 का, जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास है फॉर A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 3 4। और इसका पार्ट ए है लिस्ट ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस P। और पार्ट बी है लिस्ट ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B एंड x इज लेस देन y। और पार्ट सी है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन R। यानी स्टूडेंट इस पार्ट 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपके पास 3 पार्ट्स गिवन है और 2
आपने 3 पार्ट्स गिवन है और इसके लिए आपके पास 2 सेट्स गिवन है। फर्स्ट सेट है 1 2 3 है सेट ए, और सेट बी गिवन है 3 एंड 4। आपने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी फाइंड करना है पार्ट ए के अंदर। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए पहले हम सेट ए लिखेंगे 1 2 3 और सेट बी लिखेंगे 3 एंड 4। अब जब भी हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखें कार्टेशियन प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जब ए क्रॉस बी करते हैं तो जो ए क्रॉस बी होंगे उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए से लिया जाएगा, सेकंड एलिमेंट बी से लिया जाएगा। जैसे यहां पर ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, तो हम यहां पर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 रखेंगे और बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 है, तो 1 का पेयर बनाएंगे किसके साथ 3 के साथ। फिर इसी तरीके से 1 का पेयर बनाएंगे किसके साथ 4 के साथ। अब बी का ए का सेकंड एलिमेंट 2 है तो 2 के साथ बी के एलिमेंट्स का पेयर बनाएंगे तो 2 और 3 का पेयर बनेगा, 2 और 4 का पेयर बनेगा। इसी तरीके से अब 3 के साथ बी के पेयर बनाएंगे तो ये 3 और 3 का बनेगा, यानी बी का थर्ड एलिमेंट ए का थर्ड एलिमेंट 3 है, बी का फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो 3 और 3 का पेयर। फिर किसका पेयर बनेगा 3 और 4 का पेयर बनेगा। तो इस तरीके से हम दो सेट्स का प्रोडक्ट लेते हैं और इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसका पार्ट बी है इस क्वेश्चन का, लिस्ट ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रिलेशन आर, यानी एक रिलेशन आर उसने डिफाइन की हुई है, इसके तमाम ऑर्डर पेयर्स आपने लिखने हैं। रिलेशन आर कैसे लिखी हुई है कि x बिलोंग्स करे सेट ए से, y बिलोंग्स करे सेट बी से, और ऑर्डर्ड पेयर इस तरह का हो कि x इज लेस देन y हो। यानी एक रिलेशन आर हमने बनाते हैं जिसमें x जो होगा वो y से क्या होगा छोटा होगा, x जो होगा वो सेट A से बिलोंग करता होगा और जो सेट B से एलिमेंट बिलोंग करते हैं जो y कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर A क्रॉस B में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 और 3 है, तो यानी x 1 है y क्या है 3 है। सेकंड ऑर्डर पेयर में x 1 है y 4 है, यहाँ पर x 2 है y क्या है 3 है, यहाँ पर x 2 है y क्या है 4 है। तो हमने इन ऑर्डर पेयर में से उन ऑर्डर पेयर को चूज करना है जिसमें x इज लेस देन y हो, यानी x y से छोटा हो। तो 1 और 3 में देखें x छोटा है y बड़ा है। इसी तरीके से 1 और 4 में भी x छोटा है y बड़ा है। इसी तरीके से 2 और 3 में x छोटा है y बड़ा है। 2 और 4 में भी x छोटा है y बड़ा है। 3 और 3 यानी इस ऑर्डर पेयर में x 3 है y भी 3 है, तो इट मींस के x और y आपस में इक्वल है। तो फिर हम इस रिलेशन में ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से लास्ट ऑर्डर पेयर है 3 एंड 4 है, तो इसमें x 3 है y क्या है आपके पास 4 है, तो इट मींस के ये जो आपके पास रिलेशन है इन विच x इज स्मॉल y इज ग्रेटर, यानी इस रिलेशन के अंदर x जो होगा वो स्मॉल होगा, x ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होगा और y ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा। तो हमने इस तरीके से लिखा है। अब हमने इस रिलेशन की यानी डोमेन लिखनी है, यानी डोमेन ऑफ आर लिखनी है। तो डोमेन ऑफ आर को हम शॉर्ट फॉर्म में DOM लिख के ब्रैकेट में आर भी लिख सकते हैं। और डोमेन ऑफ आर क्या होगी, ये पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं कि डोमेन ऑफ आर क्या होगी। तो डोमेन ऑफ आर क्या होती है कि द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ फर्स्ट elements of ordered pair in R is called domain of R, यानी जो R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखें ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है 1 एंड 3 है, तो इसमें पहला एलिमेंट क्या है 1 है, तो डोमेन में हम 1 लिखेंगे। सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, तो इसमें हम 1 दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट्स में रिपीटिशन अलाउ नहीं है, क्योंकि 1 हम पहले लिख चुके हैं, तो इस 1 को हम मिस करेंगे। अगला ऑर्डर पेयर क्या है 2 एंड 3 है, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है,
नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में 2 और 4 है, तो 2 हम लिख चुके हैं तो दोबारा इसको नहीं लिखना। और लास्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है, तो इट मींस कि हम यहां पर इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, 1 2 3 होगी। अब सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, रेंज ऑफ आर फाइंड करना है, जिसको हम सिंपल वे में रेंज आर एन जी लिख के ब्रैकेट में आर लिखेंगे, तो इट मींस के रेंज ऑफ आर होगा। रेंज क्या कहलाती है, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर होती है, और रेंज क्या होती है, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर इज कॉल्ड रेंज। वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। अब हम देखेंगे कि सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस रिलेशन आर के ऑर्डर पेयर के। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 और 3 है, तो इसमें सेकंड एलिमेंट 3 है तो 3 लिखेंगे, और सेकंड ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट 4 है तो इसमें 4 लिखेंगे। थर्ड ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट 3 है तो 3 हम पहले लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीटिशन अलाउ नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट 4 है तो 4 भी हम लिख चुके हैं, और इसी तरीके से लास्ट ऑर्डर पेयर का भी सेकंड एलिमेंट 4 है तो हम 4 पहले लिख चुके हैं, तो इसको रिपीट नहीं करना है। जो एक बाकियों के सेट में रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो दैट विल बी द रेंज ऑफ आर होगी। तो इस तरीके से हम इसकी रेंज और डोमेन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इस सेक्शन बी के जो मज़ीद पार्ट्स हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।